तो संज्ञा का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस ज्ञा। इसका जो अर्थ होता है वो होता है सम्यक ज्ञान। मूल संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार की होती है मूल संज्ञा। पहली तो होती है यथार्थवाचक और दूसरी होती है भाववाचक। यथार्थवाचक वो होती है जो वास्तविक होते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। और जो हमारी भाववाचक होती है उसमें हमारी वो होती है जिसे जो अवास्तविक होती है। अवास्तविक कैसे? जो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी जो है मूल संज्ञा के प्रकार हुए। तो यथार्थवाचक में कौन कौन सी होती है हमारी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। और इसको हम पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक भी कहते हैं। द्रव्यवाचक। इसका दूसरा नाम क्या है? समुदाय वाचक। आप इसको उतार लीजिए, इतने तब डालिए। ये हो गया नोट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि तो अगला लिखेंगे प्राचीन हिंदी में, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? इसमें एक भाववाचक और जोड़ दिया जाता है। भाववाचक। ये हमारे प्राचीन हिंदी में जो संज्ञा के भेद होते हैं वह 5 होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और एक पदार्थवाचक और समूहवाचक। पदार्थवाचक को हम द्रव्यवाचक कहते हैं और समूहवाचक को समुदायवाचक कहते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, पढ़े थे। ठीक है, और हमारे जो आधुनिक हिंदी में होते हैं संज्ञा के प्रकार वो होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 होते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। आप चाहें तो इसको लिख लेना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जो होते हैं ना हमारे, ये हमारे जो आधुनिक भाषा में हम आधुनिक हिंदी में जिसे हम काउंट करते हैं वो पूछा जाता है कि कितने प्रकार की होते हैं। नॉर्मल ऐसे पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो भी हम 3 लगाएंगे। ऑप्शन में वैसे 3 ही देता है, 5 तो कभी देता है तो वो ऐसे देता है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार हमारे ये होते हैं। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको इतना उतार लीजिए। तो हम इसको आइए डिटेल में जानते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह हमें किसी विशेष व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यह हमें विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का बोध कराती है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? यह हमें किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। यह हमेशा दृश्य होगी और एक वचन होगी। कैसी होगी? दृश्य और प्लस में एक वचन। कैसी होती है व्यक्तिवाचक? जो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक वो होगी हमारी एक वचन और दृश्य होगी। कैसे? जैसे कि कोई गंगा, गंगा हमारी एक नदी है पर अब वो विशेष है क्योंकि गंगा के जैसा कोई नहीं है। आप सिंपल भाषा में उसको ऐसे याद रख सकते हैं व्यक्तिवाचक को कि जिसके जैसा कोई ना हो। मतलब अपने आप में एक यूनिक चीज को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में लाएंगे, जब व्यक्तिवाचक की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, आप इसको इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसमें किसी प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। कैसे? ये हमारी कैसी होती हैं? बहुवचन होती हैं। कैसी होती हैं? बहुवचन होती है। और कैसी होती हैं? दृश्य होती हैं।
कैसी होती हैं? दृश्य होती हैं। इनको हम देख सकते हैं और ये बहुवचन के रूप में आती हैं। जैसे कि संपूर्ण जाति का बोध कैसे कराएं? जैसे 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 कि लड़का, जैसे कि लड़का, जैसे कि पहाड़, जैसे कि पशु, जैसे कि पक्षी, पेड़, किसी भी तरह का पेड़, पेड़ों की संपूर्ण जाति होती है। स्पेशल चीज है, कोई स्पेशल चीज नहीं होती है जिसके लिए, जो सब संपूर्ण, जैसे कि संपूर्ण में गिना जाता है, वो हमारा जातिवाचक आता है। जैसे कि लड़का है तो लड़के में एक कोई एक यूनिक लड़का तो है नहीं, बहुत सारे लड़के हैं, पता नहीं कौन लड़का, ये लड़का वो। और लड़की, लड़कियों में भी अगर हम माने, लड़की, मैं एक लड़की हूँ, वो भी एक लड़की है, बहुत सारी लड़की जा रही हैं, उनमें ये सब लड़कियां हैं, तो वो हमारी संपूर्ण जाति है होगी। पहाड़ में बहुत पहाड़ हैं, एक माउंट एवरेस्ट है, बहुत सारे पहाड़ हैं, उनके सबके अंदर सब पहाड़ों में ही गिने जाएंगे ना। जो विशेष नाम दिया जाएगा वो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पेड़ है हमारे, वो बहुत सारे होते हैं, पशु में बहुत सारे होते हैं, गाय भैंस, और जो हमारे पेड़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। पक्षियों में कबूतर, चिड़िया, खूब सारे पक्षी होते हैं। बात चलो, ये आपको समझ आया। इसका अगला है तीसरा, भाववाचक। इसको आपने नोट कर लिया? ये अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको साफ कर दूं। भाववाचक हमारी कैसी होती हैं? अदृश्य होती हैं और हमारी एक वचन होती हैं। कैसी होती हैं? भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? हमारी अदृश्य होती है और एक वचन होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसमें व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध होता है। ठीक है, ये हमेशा हमारी अदृश्य रहेंगी और हमेशा एक वचन रहेंगी। इसमें हमें सिर्फ भाव का एहसास होगा। कैसे? जैसे इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसे? भाववाचक संज्ञा को। मोटा, छोटा, मीठा आदि जैसे शब्द इसके अंदर आते हैं। किसके? भाववाचक संज्ञा के। इसमें विशेषताएं बताई जाती हैं, जैसे कि सुंदर है कोई, या फिर रखते हैं जैसे कि प्यार, शत्रुता, मित्रता, ये सब हम महसूस ही तो कर सकते हैं, इनको छू नहीं सकते। इस वजह से ये अदृश्य होती हैं और ये हमेशा एक वचन होती है। और अगर जो ये भाववाचक में कभी बहुवचन हो जाए तो वो हमेशा किस में आएगी? जातिवाचक में आएगी। या आप संज्ञा में अगर बहुवचन लग जाए तो वो हमेशा हमारी जातिवाचक मानी जाएगी। ये पॉइंट आप जरूर लिख लीजिएगा, इसको इतना नोट कर लीजिएगा। जो हमें हमारा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिनकी गिनती ना हो सके, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी गिनती न हो सके, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारा सारा द्रव्यवाचक में आएगा। जैसे कि मेटल, मेटल मतलब धातु। जैसे धातुएं, सभी धातुएं हमारी कैसी होंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक है, पदार्थ जितने भी वो सभी हमारे पेय पदार्थ, धातुएं सभी और गैस, पेय पदार्थ जितने भी होंगे वो सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, तो जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। कौन कहेगा कि एक चांदी, धातु में चांदी, सोना, इस तरह से आती है ना। पेय पदार्थ में दूध, चाय, तो ये थोड़ी ना कहोगे कि एक दूध ले आना, एक चाय ले आना, एक पानी ले आना, यही तो कहोगे कि एक गिलास पानी ले आना। या फिर धातु में ये तो नहीं कहोगे कि एक सोना दे दो, 2 सोना दे दो, 3 सोना दे दो। तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारी द्रव्यवाचक में आएंगे। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा नंबर 5, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे हम कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा में इसकी गिनती की जा सकती है, जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी हम काउंट कर सकते हैं, वह होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? और हमारा जो फैमिली है हमारी, जैसे हमारी जो फैमिली है वो हमारी कै में आएगी? किस संज्ञा का उदाहरण आएगी? समूहवाचक का। परिवार, हमारा परिवार आएगा, है ना। और जो हमारी सेना आएगी, सेना किसी तरह की, जिसे समूह बना के चलते हैं ना, किसी प्रकार का झुंड होता है कोई, वो सब समूह के अंदर आएगा। ठीक है, ये दोनों आपको ये इनकी डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई पांचों के पांचों की। आप इनको उतार लीजिए। इसके तो अगला पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण।
किस किस तरह से हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है वो हम अब देखेंगे। पहला तो होता है हमारा संज्ञा से, पहला होता है हमारा संज्ञा से। दूसरा होता है हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, उसका निर्माण किस किस के द्वारा होता है। एक तो संज्ञा से, कौन सी संज्ञा से, जाति, ना कंफ्यूजन होगा ऐसे, जातिवाचक संज्ञा से। तो भाववाचक संज्ञा का हमारा कितने तरह से निर्माण होता है, जाति 5 तरह से होता है, 1 2 3 4 5, 5 तरह से इसका निर्माण होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है जातिवाचक संज्ञा से हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम से हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है, क्रिया से हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है और अव्यय से हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। अब जातिवाचक संज्ञा से हमारी भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी वो हम डिटेल में जानेंगे, इसको आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो किस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे ये देखिए। जैसे कि लड़का, हमारी जातिवाचक संज्ञा है लड़का, इसका हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, लड़कपन, लड़कपन। ये लड़कपन हमारी कैसी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं, इधर दे देंगे आप लड़का और इसका पूछ लेंगे कि इसका भाववाचक संज्ञा में बनाइए, तो ऑप्शन में लड़कपन दिया होगा तो आप लड़कपन में लगा देना, ठीक है। यह है माता, माता का भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, माता हमारी कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। इसको हम अगर भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे तो माता का हो जाएगा मातृत्व, मातृत्व। फिर है हमारे पिता, पिता हमारी कैसी संज्ञा है, पिता हमारी जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पिता का पितृत्व, पितृत्व। फिर होगा हमारा कुमार, कुमार हमारी कैसी संज्ञा है, कुमार हमारी जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाने में हम कुमार को क्या करेंगे, कौमार्य, क्या बनाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कुमार का भाववाचक संज्ञा में कौमार्य। फिर हम एग्जाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा कि जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो आप समझ गए कैसे बनाना है। आप इसको यहाँ तक ऐसे सारणी बना के और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगा वो उतार लीजिए, ठीक है। ये नंबर 1। अगला हम लिखेंगे, इसको उतारने के बाद सर्वनाम से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, इसको मैं साफ। तो यहाँ पे है स्व, स्व हमारा कैसा है, सर्वनाम है, कैसा है, सर्वनाम है। इसका हम अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा स्वत्व, स्वत्व। ये है हमारा मम, मम हमारा क्या है, मम है हमारा सर्वनाम, इसको हम भाववाचक में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ममत्व, क्या हो जाएगा, ममत्व। फिर है हमारा सर्व, सर्व हमारा क्या है, सर्वनाम है, और सर्व सर्वनाम को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा सर्वत्व, सर्वत्व। फिर है हमारा अहम, अहम हम किसे, क्या है हमारा सर्वनाम, और सर्वनाम को हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो अहम का हो जाएगा अहंकार, क्या हो जाएगा, अहंकार। फिर है हमारा शिव, शिव हमारा सर्वनाम, सर्वनाम को हम भाववाचक में बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा शिवत्व, क्या हो जाएगा, शिवत्व। और एक है अपना, एक हमारा शब्द बहुत आता है ये अपना, अपना हमारा सर्वनाम है, तो सर्वनाम अपना हमारा जो है ये अपना, इसमें हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सर्वनाम अपने को अगर हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो इसका हो जाएगा अपनापन, अपनापन, ठीक है। ये आपको इतना समझ आया, आप इसको यहां तक उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण हम किसे कहते हैं, जो किसी भी चीज की विशेषता बताता है, जैसे कि ऊंचा, मोटा, ऊंचा, मोटा, मीठा, हो जाएगा मिठास, भूखा का हो जाएगा भूख, भूख भाई भूख दिखती थोड़ी ना है, अदृश्य है,
भूख हमें महसूस ही तो होती है, तो वो हो जाएगी, ये है हमारा ठंडा। ठंडा का हो जाएगा ठंडक। ठंडा का हो जाएगा ठंडक, ये ठंडाई। अब आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको कोई भी यहाँ पर समस्या तो नहीं आएगी, एक बार मुझे ये और बता दीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आप इसको यहाँ पर उतार लीजिए। इसके बाद आएगा हम कैसे बनाएंगे क्रिया, हम किसे कहते हैं, जिसमें जैसे बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, नंबर 3 क्रिया से। नंबर 3 होगा हमारा क्रिया से। क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे तो क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जैसे कि खेलना। तो खेलना से कैसे बनेगा, खेल। खेल खेल एक भाव है, उसको हम छू तो नहीं सकते, देख, ठीक है। फिर है बुनना। बुनना जो हमारा क्रिया है, उससे कैसे होगा, अगर भाववाचक बनाएंगे वो हो जाएगा बुनाई। उड़ना, ये हो जाएगा उड़ान। हंसना, ये हो जाएगा हंसी। पढ़ना, पढ़ाई। तो ये हमारी क्रिया है और ये भाववाचक संज्ञा है, जो क्रिया का इस्तेमाल करके उसका परिवर्तन करके भाववाचक संज्ञा में बनाई गई है। खेलना का खेल हो जाएगा, बुनना का बुनाई, उड़ना का उड़ान, हंसना का हंसी और पढ़ना का पढ़ाई। ये हमारी जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी वो कंप्लीट हुई। इसके बाद देखेंगे आप, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। उसके बाद आएगा अव्यय। तो ये होगा हमारा अव्यय से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो अव्यय जो हमारे शब्द हैं वो इधर है, और भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हैं वो इधर है। जैसे कि हमारा तेज है, तो तेज को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो उसका हो जाएगा तेजी। और फिर है हमारा धिक। धिक को अगर हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो हमारा आएगा धिक्कार। इधर ये हमारा बहुत, अव्यय बहुत है, तो बहुत को अगर हम परिवर्तित करेंगे भाववाचक संज्ञा में तो वो हमारा हो जाएगा बहुतायत। फिर है हमारा दूर, और दूर को हम अगर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो वो हो जाएगा दूरी। फिर आएगा हमारा शीघ्र, और शीघ्र को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे वो हो जाएगा हमारा शीघ्रता। तो इस तरह से यदि हमें कोई क्रिया और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन शब्दों को देकर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कराएंगे तो भी आप बता सकते हो। और भाववाचक संज्ञा के शब्द देकर अगर क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में कोई परिवर्तित कराएंगे तो भी आप कर सकते हो। आपको मैंने इस तरह से बता दिया है कि आप घर पर जाकर ना इसका रिवीजन कर लेना, कभी भी नहीं। पर इस तरह के बहुत शब्द आते हैं, ये धिक्कार, बहुतायत, तो पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब आपको कोई भी इसमें समस्या नहीं आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो हमारा जो आज संज्ञा टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। कल को हम सर्वनाम करेंगे।